शुभकामनाएं। कमोडिटी मार्केट के लिए नया साल कैसा रह सकता है, ये सवाल पूरे बाजार में माहौल को गर्म किए हुए है, क्योंकि पिछला साल गिरावट भरा रहा। कच्चे तेल में 35 से 23% तक की गिरावट दर्ज हुई। ब्रेंट क्रूड $67 से गिरकर $37 के स्तर पर आ गया। नेचुरल गैस में भी 50% और सोने चांदी में 10 से 12% की गिरावट दर्ज हुई। लेकिन ये गिरावट तब जबकि पिछला साल भी सोने और चांदी के लिए कुछ खास नहीं रहा था। 2015 में बेस मेटल्स की भी हवा निकल गई। हालांकि एग्री कमोडिटीज में चीनी और दालों में जोरदार तेजी देखने को मिली और साल के दौरान इनमें करीब 50 से 70% का उछाल आया। लेकिन मसाले और ग्वार में गिरावट रही। ऐसे में कमोडिटी बाजार के लिए नया साल कैसा होगा, ये जानेंगे हम आज। नमस्कार, मैं हूं मुग्धा मिश्रा और इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर और एसएनसी कॉमट्रेड के रिसर्च हेड रवि सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नए साल की आप दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। चंद्रशेखर जी, पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। हाँ, पिछला साल कमोडिटी बाजार के लिए काफी गिरावट वाला रहा। नए साल के लिए क्या संकेत बन रहे हैं? अगर फंडामेंटल्स की बात करें, स्पेशली नॉन एग्री के लिए, तो वो कैसे दिख रहे हैं इस वक्त? मैं फंडामेंटल्स की बात करेंगे। 2016 में मैं एक मिक्स्ड परफॉर्मेंस रहेगा कमोडिटी मार्केट्स का। और क्रूड के बारे में हम बात करेंगे तो पहले 2 क्वार्टर में, पहले 6 महीने में मैं समझता हूं काफी प्रेशर आएगा भाव पे। $30 से नीचे आ सकता है। मगर फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ 2016 मार्केट में रीबैलेंसिंग प्रोसेस शुरू होगा, तो एक गिरावट विल बी अरेस्टेड, द फॉल विल बी अरेस्टेड। सेकेंड क्वार्टर से जरा सा सुधार भाव में देखने को मिलेगा, बट फर्स्ट क्वार्टर भाव विल बी अंडर इंटेंस प्रेशर। और WTI और ब्रेंट का बीच में जो अंतर है, तो मैं 6 महीना पहले ही कह चुका हूं, और अभी तो कोई अंतर रहा ही नहीं। ये अंतर 10, 12, $15 तक का था, वो अंतर नहीं रहेगा। बोथ विल बी ट्रेडिंग वेरी क्लोज टू ईच अदर एट प्राइजेस। तो ये फिलहाल एनर्जी बाजार की बात। लेकिन रवि, आपसे समझना चाहेंगे, पिछले साल कच्चे तेल में अच्छी खासी गिरावट आई, 45% तक की गिरावट आई। क्या एनर्जी में बेचकर ही फायदा कमाया जाएगा इस साल? पहले तो CNBC आवाज को और सारे दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे यहाँ बुलाने के लिए CNBC का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने पहले दिन मुझे बुलाया। हमेशा मुग्धा जी आप मुझसे क्वेश्चन पूछती हैं, मैं हमेशा आंसर देता हूँ, लेकिन आज मेरा पहला क्वेश्चन होगा और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि प्रोग्राम शुरू करने से पहले मुग्धा जी का आज का इस साल का रेजोल्यूशन क्या है? मेरा रेजोल्यूशन ये है कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्चुअली फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में कुछ बता सकूं। ये तो बाकी बड़ा रेजोल्यूशन, पर्सनल लेवल पर फिटनेस पे ज्यादा जोर। जी, वापस क्रूड ऑयल का जो आपका क्वेश्चन था उस पे आते हैं। फिलहाल हमारा सबका यही है कि हम एक अच्छा ट्रेड दे पाएं, लोगों को अच्छा मुनाफा कमा पाएं, और उसके लिए CNBC आवाज आप देखें। इस समय क्रूड ऑयल की जैसी बात कर रहे हैं उसको देखें तो मुझे लगता है कि इस दौर में, जैसा अभी चंद्रशेखर जी ने कहा कि बिल्कुल सही है कि इस समय जून और जुलाई, मैं मंथ स्पेसिफिक कर देता हूं, तब तक बहुत कोई रैली नहीं देखने को मिलेगी। यानी इंटरनेशनल क्रूड देखें तो $30 से नीचे $28 तक, और अपर साइड में देखें तो एक कैप जो दिखता है वो $38 से $40 का है, उसके ऊपर बहुत सस्टेन नहीं करेगा। तो इस साल आपको ये ट्रेड हमेशा बना के रखना है कि जब भी ऊपरी रेंज पे रहे तो आप सेल की स्ट्रैटेजी में रहें, डाउन साइड पे अगर आता है तो बाय करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। लेकिन ये है कि अभी भी क्रूड ऑयल में फर्स्ट हाफ ईयर में आपको बहुत पॉजिटिव रिटर्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे, खासतौर से सेल बाय साइड से। सेल साइड से चलेंगे तो वो आपके लिए एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ओके, तो लगता है बेचकर ही फायदा कमाना पड़ेगा इस साल। लेकिन चंद्रशेखर जी, सोने के लिए तीसरा गिरावट भरा साल साबित हुआ 2015। क्या इस साल भी कुछ खास उम्मीद ना करें, क्योंकि फेड की तरफ से जिस तरह के इंडिकेशन हैं, 2 रेट हाइक्स देख सकते हैं इस साल हम? करेक्ट, बिल्कुल। 2016 भी 2013, 14 और 15 जैसे
सोने के लिए एकदम पॉजिटिव नहीं रहेगा, भाव कम होने का उम्मीद है। शायद $1,000 पर आउंस जरूर टेस्ट करेगा प्रोबेबली इन द सेकेंड और थर्ड क्वार्टर ऑफ द ईयर। और जो गोल्ड के सपोर्टिव फैक्टर्स जो है वो सब अब नेगेटिव हो चुके हैं, तो आई एम नॉट बुलिश ऑन गोल्ड एट ऑल। और गोल्ड में भी ऑन द सेल साइड, आप सेल साइड में रहोगे तो शायद मुनाफा देख पाओगे। हमारे जो निवेश करने वाले हैं, पूंजी निवेश, उनको सीखना पड़ेगा हाउ टू प्ले ए बेयर मार्केट। हम सब जानते हैं हाउ टू प्ले ए बुल मार्केट, पर उनको सीखना पड़ेगा हाउ टू प्ले ए बेयर मार्केट। और 2016 में बोथ क्रूड एंड प्रेशियस मेटल्स फर्स्ट हाफ में जरा सा बेरिश टेंडेंसी रहेगा, उसमें भी मुनाफा कमा सकते हैं लोग, तो दे हैव टू लर्न टू प्ले ए बेयर मार्केट। हाँ जी, ओके, तो बेयर मार्केट में किस तरह से कारोबार करें, इस पर एक ये साल शायद वो लर्निंग देकर जाएगा। लेकिन रवि, आपसे सवाल, घरेलू बाजार में सोना 25,000 रुपए के नीचे आ चुका है। इस साल इसमें आप क्या लेवल्स देख रहे हैं और चांदी की चाल कैसी रहने वाली है? देखिए, पहला तो ये देख लीजिए कि इंटरनेशनल में भले $1,050 या $1,000 आ जाए, लेकिन इंडिया में और ज्यादा गिरावट के चांसेस हैं। यानी कि यहां पर जो आप रेंज देख रहे हैं उसको देखें तो 25,800 से लोअर साइड पे जाएं तो आपको 22,500 तक के रेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी हमारे यहाँ का बजट है, इंपोर्ट ड्यूटी है, तो उसकी वजह से भी गोल्ड के प्राइसेस यहाँ पर स्टेबल और थोड़े से अप साइड पे हैं। तो ओवरऑल बेयर मार्केट पे जाने में ज्यादा फायदा है। अभी जो रेट देखने को मिल रहे हैं, ये एक बार मुझे लगता है कि इमीडिएट बेसिस पे भी देखें तो 24,000 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। और मार्च और अप्रैल में बात करें तो मुझे लगता है 24,000 से नीचे के भी भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल सेल की स्ट्रेटजी में रहने में ज्यादा समझदारी है। दूसरी बात, अगर चांदी की बात करें तो इंडिया में अगर आप खास तौर से देखें तो वहां पर भी सेम सिचुएशन है, गिरने के थोड़े ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन गोल्ड के कंपैरिजन में थोड़ा कम गिरेगा क्योंकि वो ऑलरेडी काफी हद तक एक सेल ऑफ देखने में मिल चुका है। लोअर लेवल की बात करें तो मुझे लगता है कि काफी अट्रैक्टिव होगा 32,000 और 32,800 का लेवल इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट की मुनाफा वसूली जो आप करें वो 38,000 का लेवल जब भी मिलता है पूरा बुक करके वापस एग्जिट हो जाएं, फिर से इंतजार करें नई स्ट्रेटजी के लिए, देखें तो ज्यादा अच्छा है। चंद्रशेखर जी, एक कॉन्सेप्ट होता है टाइम करेक्शन का। हम अगर देखें सोने में तो ओवरऑल 25,000 के स्तर के आसपास हम थोड़ा बहुत कारोबार कर रहे हैं, और हमने देखा कि उसके पहले जब कमोडिटी बाजार में 4 साल पहले जब तेजी आई थी वो बहुत जल्दी से बढ़े थे। तो क्या ये टाइम करेक्शन है? क्या ये जो पेन है ये आगे थोड़े दिन और जारी रहने वाला है? जरूर, ये जो टाइम करेक्शन है, ये जो पेन है, आप जो पेन कहते हो, तो ये जरूर 2016 में जारी रहेगा और आगे जाकर के शायद 2017 में भी सोना और चांदी में रहेगा। मगर जब चांदी के बारे में बात करते हैं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जरूर चांदी के प्राइसेस आर अंडर प्रेशर, उसमें कोई शक नहीं है। मगर पेरिस में जो कन्वेंशन हुआ था पिछले महीने और उसके परिणाम स्वरूप ये जो क्लीन एनर्जी का जो विश्व भर एक सपोर्ट मिल रहा है, तो सोलर एनर्जी के लिए काफी फोटोवोल्टिक सेल बनाने में चांदी का उपयोग होता है। तो शायद चीन जैसे देश जहां सोलर एनर्जी, और भारत में भी सोलर एनर्जी को जितना सपोर्ट मिलेगा, दैट विल आल्सो गिव सम सपोर्ट टू डिमांड फॉर सिल्वर। तो सिल्वर में बहुत बड़ा कोई प्राइस कोलैप्स मैं देख नहीं रहा हूं। शायद सिल्वर विल रिमेन स्टेबल और स्लाइट अपसाइड पोटेंशियल में देखता हूं सिल्वर प्राइसेस में, ड्रिवन बाय द डिमांड साइड। ओके, तो चांदी शायद ज्यादा बड़ा और गिरावट ना देखे, स्टेबल दिखे, क्योंकि एक डिमांड उसको सोलर एनर्जी के में जो उसका इस्तेमाल होता है उसकी वजह से बढ़ते हुए दिखाई दे। लेकिन रवि, दिस ब्रिंग्स अस टू बेस मेटल्स, वहां पर भी 25 से 40% की गिरावट देखी है। चाइना के हालात जो सबसे ज्यादा बेस मेटल्स को इम्पैक्ट करते हैं, कुछ खास सुधरते नजर नहीं आ रहे। रवि, आपको लगता है इस सेगमेंट का प्रदर्शन इस साल कैसा रहने वाला है?
देखिए खास तौर से बेस मेटल में पर्टिकुलरली मुग्धा जी अगर देखें तो जैसे कॉपर है, कॉपर ने आपको करीब रिटर्न वाइज देखें तो 20 से 21% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन निकल की बात करें तो उसने करीब 40% तक का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो इन दो काउंटर में अभी भी कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव की उम्मीद नहीं है। साल के पहले हाफ में देखें तो फरवरी से चाइना में छुट्टियां शुरू हो जाती हैं, तो थोड़ा सा वहां पर भी एक कंसोलिडेशन और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग फिर से देखने को मिल सकती। दूसरे लेवल पे अगर आप देखें जो जिंक, लेड और एल्युमिनियम है, उन सब में अगर कंसिस्टेंट देखें तो जिसने एक स्टेबल रहा है और बहुत ज्यादा नेगेटिव रिटर्न की तरफ नहीं गया वो है एल्युमिनियम। तो इस साल भी मुझे लगता है कि एल्युमिनियम में थोड़े से आपको पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, लेकिन और कॉपर, जिंक इन सब की बात करें तो थोड़ा सा नेगेटिव रिटर्न रहने के ज्यादा चांसेस हैं। खासतौर से कॉपर की बात करें तो एक रेंज जो दायरा देखने को मिलेगा वो 290 रुपए से ऊपर साइड में अगर आप जाएं तो 350, मुझे लगता है कि इस रेंज में रहेगा। तो आप स्ट्रैटेजी वाइज प्ले करें। अब इन्वेस्टमेंट करके छोड़ने लायक नहीं है कि आपने आज इन्वेस्टमेंट कर दिया और पूरे साल के लिए छोड़ दिया और एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, उस तरीके से नहीं है। अब क्लेवर आपको ट्रेड करना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी के थ्रू यहां पर जाएंगे तभी आपको कुछ अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। लेकिन बेस मेटल के लिए अगला साल भी अभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो इस साल बेस मेटल्स के लिए भी कुछ खास रिस्पाइट नहीं, लेकिन आपको यहाँ पर ट्रेडिंग करके फायदा मिलेगा। आप एक पोजीशन बनाकर रुके नहीं रह सकते। हमारे साथ चंद्रशेखर जी भी है। चंद्रशेखर जी, आपका व्यू क्या है बेस मेटल्स पर? हाँ, ऐसा है कि कॉपर इज ट्रेडिंग एट द कॉस्ट कर्व लेवल्स, तो मैं कॉपर को इससे ज्यादा जो विश्व बाजार में $4,700 के आसपास जो ट्रेड कर रहा है, इससे ज्यादा डाउनसाइड मैं नहीं देख रहा हूं, बल्कि जरा सा अपसाइड है। क्योंकि चाइना, चीन का भी जो स्टेट पॉलिसी है, इट इज टू सपोर्ट मोर पावर प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, और जैसे उनका पावर ग्रिड में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, कॉपर के लिए इन्वेस्टमेंट, कॉपर के लिए डिमांड जरूर बढ़ेगा। तो आई एम नॉट वेरी बेरिश ऑन कॉपर। इस जो लेवल है $4,700 से मैं समझता हूं आगे जाकर के 6 महीने में शायद $5,000 से भी बढ़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ चाइनीज डिमांड पैन्स आउट। और दूसरा है लेड। मैं काफी लेड में बुलिश हूं, क्योंकि वापस दोबारा चाइना के बारे में बात करना पड़ेगा हमें, क्योंकि बेस मेटल चाइना इज मूवर एंड शेकर ऑफ द बेस मेटल्स मार्केट। तो वहां जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अच्छी तरह चल रहा है, उनके ई बाइक्स जो है उसका सेल भी बढ़ रहा है, तो उसके लिए लेड एसिड बैटरीज का उत्पादन के लिए लेड चाहिए, तो लेड का डिमांड भी जरूर बढ़ेगा चीन में। तो मैं आई एम नॉट बेरिश ऑन कॉपर, आई एम नॉट बेरिश ऑन लेड। तो ये दो बेस मेटल्स मैं समझता हूं थोड़ा सा अपसाइड पोटेंशियल है विश्व बाजार में। जी बिल्कुल जी। वैसे भी हमने देखा है कॉपर में कई सारी कंपनियों ने बोला है कि वो अपना कारोबार बंद कर रहे हैं, वहां पर सप्लाई साइड पे थोड़ा सा एक्शन होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। 2016 में कमोडिटी मार्केट, एग्री कमोडिटी बाजार कैसा रहेगा, फोकस करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ हम 2016 पर फोकस कर रहे हैं, आगे करेंसी मार्केट कैसा रहेगा इस पर बातचीत शुरू करते हैं। चंद्रशेखर जी है हमारे साथ। चंद्रशेखर जी, करेंसी का असर कमोडिटी बाजार पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। डॉलर 9% बढ़ा है, अमेरिका में ब्याज दरें इस साल भी बढ़ेंगी। ऐसे में जो डॉलर इंडेक्स है वो कहां देख रहे हैं आप, और उसका असर कमोडिटी बाजार पर कैसा रहने वाला है? हाँ जरूर, मैं काफी बुलिश हूँ डॉलर पे। तो डॉलर और भी मजबूत होने का संभावना बहुत अच्छा है, और ये जो डॉलर इंडेक्स है जरूर और भी बढ़ने का संभावना बहुत अच्छा है। जैसे डॉलर मजबूत होते जाता है तो बाकी करेंसियां जो है उनको कमजोर होना ही है। तो मैं जरा सा बेरिश हूँ रुपी में, ऑल्दो अभी रुपी वर्सेस डॉलर एक न्यू नॉर्मल जो कहा जाता है विल बी अबाउट 66-68। पहले था 64-66,
अब न्यू नॉर्म विल बी टू अ डॉलर 66 to 68, शायद 70 तक भी जा सकता है रुपया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर। या फिर मैं जरा सा बेरिश हूँ ऑन द रुपी। तो जो भी हमारा आयात होता है, खाद्य तेल हो या दाल हो, वो सब महंगा होने का एक मौका है। मगर चीनी का हम जो एक्सपोर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, वीक रुपी विल सपोर्ट चीनी का निर्यात। तो ये वापस दोबारा एक मिक्स पिक्चर रहेगा। मगर हमारा जो निर्यात जो है बहुत कम है, आयात ज्यादा है, तो जरूर वीक रुपी विल सपोर्ट एंड विल इन्फ्लुएंस, विल इम्पैक्ट इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया। ओके, रवि, आप क्या देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स की चार्ट? देखिए, इस समय देखें तो ये जरूर है कि जब भी 100 के पास पहुंचता है, काफी हद तक चाहे यूरो हो या जीबीपी, उनमें एक्टिविटी काफी देखने को मिल सकती है। और इस समय अगर आप देखें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रुपया। लास्ट ईयर की बात करें जनवरी में ही तो 63 रुपीज था, आज 66.20 के पास है। तो अभी भी बिल्कुल चंद्रशेखर जी ने सही कहा और मैं भी एग्री करता हूं कि अभी रुपी में थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल सकती है। लेकिन 68 का जो लेवल है वो ऐसा लेवल है कि वहां पर रुपी बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि पहला अगर हम डोमेस्टिक फंडामेंटल पे जाएं तो इंडिया के पास जो रिजर्व है वो एफएक्स रिजर्व सफिशिएंट है, 352-50 बिलियन डॉलर के आसपास है, जो कि कभी भी अगर आरबीआई एक्शन लेता है तो बार बार रुपी को वापस स्ट्रांग होना पड़ता है, ये आपने देखा होगा। तो ये ऐसा सिलसिला चलता रहेगा और इस समय स्ट्रैटेजी ये जरूर प्लान करना पड़ेगा कि हम आगे कितना और रुपी वीक देख सकते हैं और गवर्नमेंट उस पर क्या एक्शन ले सकता है। तो रेंज जो जैसे अगर आप देखें तो मुझे जरूर लगता है कि 65 के नीचे का रेंज तो हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अप साइड पे 68 तक का ही एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। इसी के बीच में ज्यादातर आपको रुपी की रेंज रहने के ज्यादा चांसेस लगते हैं। ओके, तो 68 से ज्यादा नहीं टूटेगा रुपया। लेकिन चंद्रशेखर जी, एग्री कमोडिटीज की बात करें तो जहां ज्यादातर लाल निशान देखेंगे हम पिछले साल कमोडिटी स्पेस पे, चीनी और दाल ने बाजार में शानदार तेजी दिखाई है। नया साल खास करके चीनी के लिए कैसा रहने वाला है? हाँ, चीनी के दाम तो पिछले 2 महीने में 3 महीने में 25% बढ़ चुके हैं और आगे जाकर के भी द मार्केट विल रिमेन फर्म। और मैं अपसाइड देख रहा हूँ 5 से 10% चीनी के लिए। अप्रैल मार्च आखिरी में और अर्ली अप्रैल हमें जो बुआई के आंकड़े मिलेंगे, एरिया प्लांटेड फॉर केन फॉर 2016-17, वो 50 लाख हेक्टेयर से ज्यादा होगा तो उसका ज्यादा बुलिश इफेक्ट नहीं होगा। अगर वो 50 लाख हेक्टेयर से कम होगा बुआई, तो मैं समझता हूं देयर इज अगेन एन अपॉर्चुनिटी, चीनी का भाव और भी बढ़ सकता है। तो जो एकरेज है, एकरेज नंबर इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल, जो हमें मार्च या अप्रैल महीने में मिलेगा। तो आई एम स्लाइटली बुलिश ऑन शुगर। ओके, तो चीनी के लिए एक और बेहतर साल। लेकिन चने पर क्या राय है इस पर चंद्रशेखर जी आपकी? क्योंकि इस साल खेती बढ़ने की आशंका दिख रही है, जो फिगर्स आ रहे हैं उसके मुताबिक शायद बढ़ी है। तो इसमें क्या अब ये माने कि इस साल दालें हमें परेशान नहीं करेंगी, थोड़ी सस्ती होंगी? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ दालें जरूर परेशान करेंगे। विल कंटिन्यू टू ट्रबल द कंज्यूमर्स। अभी 4 दिन पहले ही मैंने आपका मनी कंट्रोल के लिए एक आर्टिकल लिखा था जिसमें मैंने कहा है गेहूं, चीनी, दालें और खाद्य तेल, ये चारों में फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2016 में मैं काफी अपसाइड रिस्क भाव में देख रहा हूं। दालों की बुआई जो पिछले साल के तुलना से अभी भी रबी क्रॉप के बुआई काफी धीमी चल रहा है और पिछले 2 साल में हमें मार्च और अप्रैल महीने में अनसीजनल रेन्स, बेमौसम बरसात और ओले का अनुभव था। पता नहीं इस साल 2016 में होगा कि नहीं। तो मैं चिंतित हूं दालों के विषय में और उत्पादन जरूर बढ़ेगा नहीं। टारगेट है 130 लाख टन का, वो टारगेट हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो आई एम वेरी बुलिश ऑन पल्सेस। मगर जब मैं बुलिश हूं, आई एम ऑल्सो वरीड अबाउट गवर्नमेंट एक्शन। गवर्नमेंट काफी दबाव में आएगा, देयर बी पॉलिटिकल प्रेशर, देयर बी बिजनेस रिस्क।
तो I'm expecting certain, I'm not expecting a very happy situation for pulses आगे जाकर के 3 या 4 महीने में। तो दालें इस साल वापस कंज्यूमर को, रिटेलर्स को परेशान कर सकती हैं। इस साल कीमतें और बढ़ सकती हैं। वैसे भी सरकार को एक बड़ा कदम लेना होगा दालों की सिचुएशन पर। लेकिन चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और एग्री कमोडिटीज पर फोकस करेंगे। चीनी और दालों पर रवि की क्या राय है, ये भी समझेंगे ब्रेक के बाद। 2016 में कमोडिटी बाजार की चाल कैसी रहेगी, इसका हम जायजा ले रहे हैं। हमारे साथ कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर और एसएमसी कॉमट्रेड के रवि सिंह हैं। रवि, क्विकली आपका व्यू जानना चाहेंगे चीनी और दालों पर। देखिए, इस समय जिस तरीके से शुगर में एक तेजी देखने को मिली है और आगे जो उम्मीद करें तो उसमें भी जरूर है कि दाल के भाव बढ़ सकते हैं। लेकिन एक फैक्टर ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट जिस तरीके से एक्शन ले रही है, अभी रिसेंटली जो एक्शन देखने में मिले हैं उसको लेके लगता है कि अब जो एक स्टॉकिस्ट जो स्टॉक करते थे और उससे एक आर्टिफिशियल प्राइस बढ़ाते थे, शायद उन पे काफी हद तक एक रिस्ट्रिक्शन लगाने में सरकार कामयाब हो जाएगी। अगर सरकार उस पर कामयाब होती है तो भले हमारे इस समय डिमांड और सप्लाई में गैप है, लेकिन प्राइस अननेसेसरी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं बढ़ेंगे। लेकिन पॉजिटिव रिटर्न की बात करें तो मैं इसमें जरूर ऐड करना चाहूंगा कि शुगर में या फिर आरएम सीड में या फिर दालों में और साथ में कपास जो है उसमें बहुत ज्यादा भाव बढ़ने के चांसेस है। मुझे लगता है कि इनके भाव अगले साल तक जो है वो 15 से 20% से ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ओवरऑल जो पॉजिटिव रुझान है, चाहे वो आप एनर्जी से कंपैरिजन करें, बुलियन से कंपैरिजन करें, लेकिन एग्री में पॉजिटिव रिटर्न मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। जी, ओके। चंद्रशेखर जी, आपके हिसाब से नए साल में पूरे कमोडिटी बाजार में कौन सी कमोडिटी में पैसे लगाने से फायदा होगा? हाँ, इसका जवाब देने के पहले और एक मैं बताना चाहता हूँ, पाम ऑयल। पाम ऑयल में मैं काफ़ी बुलिश हूँ एल नीनो के वजह से। इस साल 2015 का जो एल नीनो के वजह से 2016 में मलेशिया और इंडोनेशिया में उत्पादन शायद नहीं बढ़ेगा और इंडोनेशिया का जो बायोडीजल के लिए ब्लेंडिंग होता है उसके लिए काफ़ी सरकार का सपोर्ट है। तो डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों का असर पाम ऑयल में मैं देख रहा हूँ। वो कम से कम $100 पर टन भाव बढ़ने का उम्मीद है, जो 550, 560, $570 प्रति टन अभी है, $650, $660 हो सकता है इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2016। तो दो कमोडिटीज है, एक है चीनी और दूसरा है पाम ऑयल। मैं ये दोनों कमोडिटीज में काफी बुलिश हूँ 2016 में। ओके, चंद्रशेखर जी और रवि, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आउटलुक 2016 कमोडिटी बाजार के लिए कैसा रहने वाला है, इस पर चर्चा करने के लिए इसी के साथ हम लेंगे आप सबसे इजाजत। नए साल की आप सबको एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।